हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। नहीं तो चलिए लॉकडाउन में मज़े के साथ लाजवाब तरीके से फिर से हम लोग केमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे, अगला सीरीज उसका पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए थे ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बात कर रहे थे? कार्बन के बारे में, यानी इनिशियली ही चर्चा चल रही थी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, केमिस्ट्री कितने पार्ट में बटा है, यही सब चीज़ों की चर्चा कर रहे थे। तो पिछला लेक्चर जो आई होप मुझे ध्यान है कि खत्म हुआ था, उसमें लास्ट जो मैंने क्वेश्चन आप एराइज किया था आपके लिए कि व्हाई कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है वाई कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो मतलब ही है कार्बन वाली कंपाउंड। बोलो ना, मैं सही बोल रहा हूं क्या? जी हाँ, कार्बन वाली कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतना कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका हालांकि आप कई सारे किताबों को पढ़िएगा तो रीजन दिया होता है वहां, ड्यू टू केटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। ऐसे जनरली पढ़ाया भी जाता है, टेट्रावेलेंसी एंड केटेनेशन, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के कारण कार्बन इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये आते कहां से हैं? जरा इनकी जड़ में चलिए और जरा नीचे चल के सतह में इनकी जड़ को खंगालते हैं और देखते हैं वहां से क्या निकल के आता है। ये जो आती है ना, ये जड़ से, इस जड़ से ऊपर चल के ये दो शाखाएं निकलती है, केटेनेशन और टेट्रावेलेंसी। तो जरा जड़ में ही चला जाए, मसाला वहीं से निकाला जाए कि आखिर क्या है। तो उसके लिए आप पीरियोडिक टेबल में एक बार जरा सारे एलिमेंट्स को लिखिए। लिथियम, उसके बाद से क्या होता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद से जी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसको जरा इधर छांट दीजिए क्योंकि वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? ऑक्टेट के कारण। पीरियोडिक टेबल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा कि कंपाउंड स्टेबल होता है अपने ऑक्टेट के कारण, यानी अपने बाहरी सेल में कोई भी एटम अगर 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो स्टेबल होता है। जैसे कि जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, नहीं ये सब, तो ये सब के सब स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि सबके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, वो चाहता है 2 रहे तो स्टेबल है। नियॉन, जैसे इसका लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6। अब देखिए इसके बाहरी सेल यही है सेकंड से, तो उसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो 8। आर्गन में भी 3s2 और 3p6, यानी आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। क्रिप्टन में 4s2 4p6, सब में ऐसे आते जाएगा। तो यानी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो रखता है वो बहुत स्टेबल होता है। तो ऐसे ही ये लोग भी चाहते हैं। इनका जरा मैं कन्फिगरेशन लिख दूं, ये सेकंड पीरियड वाले हैं, सेकंड पीरियड, ठीक है, मैं सेकंड पीरियड लिख दिया। तो इनका लिखेंगे तो कितना होता है? 3। इनका एटॉमिक नंबर, लाली वाली का इस्तेमाल कर लीजिए, लाली वाली दिखेगी। एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, ठीक है। जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। 1s2 2s1, इसका लिखेंगे 1s2 2s2, इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। देखिए यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने लिख दिया, यहां 4 है लिख दिया, यहां 2 2 4 और 1
5 लिख दिया, यहाँ 2 2 4 2 6 लिख दिया, यहाँ आइए 1s2 2s2 2p3, यहाँ आइए, यहाँ क्या हो जाएगा 2p4, यहाँ क्या हो जाएगा 2p5, ये यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन 2p3 है, यहाँ 8 है, एक बढ़ जाएगा तो 2p4, यहाँ एक और बढ़ जाएगा तो 2p5। जरा देखिए ना इनके बाहरी शेल में, जरा मैं दिखा रहा हूं, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट, ये चाहेगा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप जरा बताइए क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने का 2 ही तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या फिर शेयर कर लीजिए। हो सकता है कोई आपको 1 अपना दे दे, उससे आप 2 दे दे 3 दे दे, ठीक, शेयरिंग करें तो शेयरिंग से आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या फिर दे देने से कंप्लीट हो जाए। तो मान लीजिए ये क्या चाहते हैं, ये किसके तरह बनना चाहते हैं? हीलियम की तरह, क्योंकि इन्हें कोई 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है बाहरी सेल में। तो ये चाहते हैं कि हम अपना 1 अगर किसी को दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो चला जाएगा ना जी मुन्ना, ये चला जाएगा, बचेगा क्या 1s2, यानी बाहरी सेल तब ये हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, हीलियम की तरह स्टेबल, कहेगा अपने को मस्त हो गया पूरा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया मस्त, हीलियम की तरह स्टेबल। जरा इन पे चर्चा करते हैं, ये क्या चाहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देना, 4 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देंगे तो किसके तरह 1s2, हीलियम का 2 होता है 1s2, उसके तरह ड्यूप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल। बोरॉन, इसमें भी ये क्या चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देना चाहेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देना चाहेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां लेने के लिए अगर यहां इसका 2 है तो लेने के लिए 6 गो अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसको 6 गो कौन देगा? आपको 8 रुपया की जरूरत है, आपके पास 2 रुपया है, कोई काम करने निकले तो 8 रुपया चाहिए काम को करने के लिए। आपने क्या किया मुन्ना, 2 रुपया है, किसी से कहा अरे मेरे को 6 रुपया देना, मारेगा चटाक से, अबे साले भिखारी, कहीं से अच्छा लगेगा? अरे यार उससे बढ़िया है 2 रुपया दे दीजिए, क्या 6 रुपया कोई देने वाला नहीं है, 8 रुपया का काम करने जाइएगा, 6 रुपया कर्ज लीजिएगा, 6 रुपया हो तो ये समझ आता है कि कोई 2 रुपया दे देगा, क्लियर? तो इसलिए ये अपना 2 दे देगा, 6 ले नहीं सकता, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही नहीं, तो ड्यूप्लेट चाहेगा हो जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सिर्फ ये तो बच जाएगा स्टेबल। ये भी क्या करेगा, 5 इसको कोई देगा नहीं, तो ये 3 ट्रांसफर कर देगा। प्रॉब्लम यहां आके अटक गई, इसके बाहरी कक्षा में, बाहरी सेल में 2s2 2p2 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप जरा बताइए ये 4 को देगा ना, किसी को नहीं देगा, 4 को लेगा ना, क्या करेगा, शेयर करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा, कोई इसको 4 को देगा भी नहीं और ये किसी को 4 अपना देगा भी नहीं, किसी से कहेगा कोई बात नहीं तुम 1-1 दो, किसी से 1-1 ले लेके 4 लोगों से ले लेगा 4 रुपया, और अपना भी कहेगा हमारा 4 तुम रख लो, शेयर कर लेगा, और इसका भी 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मैं जरा आगे बढ़ता हूं, इस पे पुनः आऊंगा, जरा इस पे आ जाइए। इसके बाहरी कक्षा में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 को इसको कोई दे देगा, चल भाई तेरे पास 5 रुपया है, मैं तेरे को 3 रुपया देता हूं, हालांकि थोड़ा टफ होगा देना लेकिन फिर भी दे देता हूं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर। तो ये 3 को दे रहा था और ये 3 को ले लेगा, तब जाके स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यहाँ 2p4 2s2 2p4 है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 तो कोई भी दे देगा, चल भाई ले ले। यहाँ 2s2 और 2p5 है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक तो कोई भी दे देगा, जैसे यही अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपना ले लेगा, तो ले दे के बना, ये पूरा पूरा दे दिया और ये पूरा पूरा ले लिया, यानी आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में कि द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या कहते हैं मुन्ना उसे, आयनिक बॉन्ड, जो कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। तो ये अपना एगो दे दिया और ये अपना एगो ले लिया, जरा देखिए क्या होता है, Li कितना हुआ
1s2 और 2s1, यहाँ है फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, अपना ए को पूरा पूरा इसको दे देगा, पूरा पूरा दे देगा। जैसे देगा अब यहाँ बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये हुआ क्या, जब एक दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, माइनस चार्ज तो हट गया, बच्चा क्या प्लस, तो Li हो गया प्लस। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 7 था, अब कितना हो गया 8 हो गया, और इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो ये माइनस। इसकी वजह से इनके बीच ये बॉन्ड बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यही वाले जो बचे हैं, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ये अपना ऑक्टेट से कंप्लीट कर लिया स्टेबल, और ये डुप्लेट कंप्लीट कर लिया स्टेबल। क्लियर है? ऐसे ही आइए जरा हम देखते हैं इन लोगों की। ठीक है, इसको जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से ले लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इस तरह से हो गया, ऐसे ही जाइएगा तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 2 ले लेगा, तो ये 6 था 8 हो जाएगा, और इसमें भी 2 ही बचेगा। तो इस तरह से ये लोग स्टेबल हो गए। आते हैं जरा कार्बन पे। ये कार्बन वाली कलुआ, कार्बन इज कलुआ। अब कलुआ की बात करें तो इसको कोई 4 देगा भी नहीं, और ये किसी से 4 लेगा भी नहीं। 4 लेना टफ है, आपके पास 8 रुपए का काम है, 4 रुपया किसी को आप दे भी नहीं सकते कि पूरा ले लो, ऐसा होगा नहीं। और 4 कह दीजिए कि दे दो, वो भी नहीं देगा। शेयरिंग कर सकता है, उसके पास भी 4 रुपया है, आपके पास भी 4 रुपया, चलो दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों का बराबर बराबर लगेगा, अधिकार बराबर रहेगा। तो कार्बन यानी कार्बन के अलावा यहाँ जितने भी हैं ये ले दे के बॉन्ड बनाते हैं, ये लोग ले लेते हैं और ये लोग दे देते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयरिंग से बने। जैसे कार्बन देखिए, इसमें बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, यही ना है 4। अब हाइड्रोजन ही ले लीजिए, हाइड्रोजन, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। इधर से एक हाइड्रोजन आया, कितना इलेक्ट्रॉन, 1। हाइड्रोजन इधर से आया 1, इधर से एक हाइड्रोजन आया 1। ये कहेगा 1 अपना दे दो, हम डुप्लेट हो जाए। ये कहेगा 1 अपना दे दो, डुप्लेट हो जाए। ये कहेगा 1 अपना दे दो, डुप्लेट। ये कहेगा 1 अपना दे दो, डुप्लेट। सभी हाइड्रोजन 2-2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, क्या हीलियम की तरह स्टेबल। कार्बन कहेगा अरे मुन्ना मैंने अपना दे दिया है तुम लोग को, तुम लोग भी तो अपना दे दो। देखिए इन सभी लोग से 4 इसका अपना था, इन चारों से 1-1 लिया, इसका कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी स्टेबल, लेकिन कैसे, दिया नहीं, शेयर किया। क्या किया, शेयर किया। अब आते हैं मूल मंत्र पे। इससे क्या होगा सर, बहुत फायदा होगा। देखिए क्या होगा, ये लोग प्रॉपर्टी इनकी नहीं है कि ये लगातार बनाते जाए आगे बॉन्ड, लेकिन कार्बन 4, इनके पास कितना है बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, 3, इनके पास 2, इनके पास 1, इनके पास 1, इनके पास 2, इनके पास 3। जरा इन लोगों में आप चर्चा करिए तो सबसे डोमिनेट यही ना है जो 4 बॉन्ड बना सकता है। दैट्स कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। बॉन्ड मेकिंग टेंडेंसी इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाता है इसीलिए टेट्रावैलेंसी। एक प्रॉपर्टी आ गया। अब आता है केटिनेशन। क्या होता है सर, अब देखिए ये कार्बन है, मान लीजिए एक इधर से बॉन्ड बना, एक इधर से, दूसरे कार्बन से इसको मन हुआ होगा, ऊपर से भी मान लीजिए ना, एक दूसरे कार्बन से आया होगा, एक इधर कार्बन से आगे जाएगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, पीछे भी एक कार्बन से जुड़ गया होगा। ये लोग इधर से जुड़ रहे होंगे, जुड़ के आगे बढ़ते जाएंगे। इधर वाला जो कार्बन है, एक इधर मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर से हाइड्रोजन जुड़ गया। ये कार्बन इस कार्बन से अपना देके शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये इसको देके, तो कार्बन एक दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। तो ऐसे जुड़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। जैसे ये कार्बन ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक, ये कार्बन भी ऐसे बढ़ते जाएगा, और ये भी बढ़ते जाएगा। अच्छा समझ रहे हैं ना? तो कार्बन का एक लंबा चेन बनते जाएगा। ठीक है,
इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। तो ये कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी क्यों आया? ड्यू टू इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में उसकी जगह बड़ी मजेदार है, एकदम बीच में राजा की तरह जीता है, बीच में आता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, कैपेसिटी है कि 4 बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, अब आगे देखा जाए। तो हम डायरेक्ट आंसर ये लिखें कि ड्यू टू कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, तो वो तो ठीक है समझदारी के लिए। अगर गहराई में अगर ये आप बोले तो बहुत इफेक्टिव होगा कि ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आंसर लिखना चाहेंगे तो ड्यू टू इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के कारण, पीरियोडिक टेबल में अपने पोजीशन के कारण, क्योंकि बेस में आता है, बेस में आएगा तो क्या होगा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है इसकी, यानी एक दूसरे से जुड़ने की, और 4 बॉन्ड भी यही है जो बनाता है। इसलिए तो ड्यू टू इट्स पोजीशन 2 फैक्टर्स आर कम्स, 2 factors are comes, 2 factors are comes here due to its position, due to its position। पीरियोडिक टेबल में इसके पोजीशन के कारण 2 फैक्टर आते हैं जो आप आंसर करते हैं। पहला क्या? टेट्रावैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, और दूसरा कैटेनेशन, कैटेनेशन। तो कार्बन का ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये दोनों प्रॉपर्टी आए उसके पोजीशन के कारण। क्लियर? तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। टेट्रावैलेंसी क्या होता है सर? बोलो ना, ये टेट्रावैलेंसी क्या होता है? कार्बन मैक्स 4 बॉन्ड विथ अदर एटम्स is called, this property of carbon is called क्या कहते हैं मुन्ना? is called टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंसी। अब आते हैं कैटेनेशन में। ये कैटेनेशन क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ने की चाहत। क्या है? एक दूसरे से जुड़ने की चाहत। एक दूसरे से चाहता है जुड़ जाना, नहीं जुड़ता है ना? सही बताओ, हमें दिल से कैसे जुदा तुम करोगे। ये नहीं कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे वाला गाना नहीं है। अब तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कार्बन करता ही नहीं यार, ये कहता है हमसे दिल से जुड़ जाओ, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। ये किसी को जुदा नहीं करता है। कार्बन की ये प्रॉपर्टी बड़ी खतरनाक है। किसी को भी देखता है कहता है तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। समझ रहे हैं ना? किसी को जुदा नहीं करता, जिसको भी देखता है कहता है आ जाओ ना, शेयरिंग करके बॉन्ड बना लो ना। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटेनेशन। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग क्या आ गया जी? ये मिटाने वाला। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन with other
कार्बन विथ सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड self-linking property of self-linking of carbon with other carbon with single double or triple bond. This property of carbon is called catenation. This property of carbon is called catenation. आप लिख लेंगे this property of carbon is called catenation. कार्बन एक दूसरे कार्बन से ऐसे सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे जुड़ते जाता है, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल डबल ट्रिपल, फिर आगे बढ़ते जाइए, समझ रहे हैं ना। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। ये और लोगों में बहुत कम होता है। इसके ग्रुप में जो आएगा ना कार्बन के ठीक नीचे सिलिकॉन, वो भी तो बीच में ही आ रहा है ना, उसमें ये गुण होगा, थोड़ा सा कार्बन से कम होगा, क्योंकि कार्बन अपने साइज के कारण भी डोमिनेट कर जाता है, और सिलिकॉन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक, तो वो हम लोग आएंगे तो जानेंगे। लेकिन इसका कैटेनेशन बहुत ज्यादा, और टेट्रावैलेंसी, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड, ये जितने लोग बीच में आते हैं ना, ये सब राजा की तरह होता है, सब 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन तो हमेशा ही 4 बॉन्ड बनाता है, वो 2 बना ही नहीं सकता। ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम बढ़िया से जानेंगे। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अपने कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के कारण। और ये कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी कहां से आता है, उसके पोजीशन के कारण, पीरियोडिक टेबल में उसके पोजीशन के कारण, ठीक। तो अब जरा हम आगे देखते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मिटता लेकिन बड़ा फास्ट है इस पे, नहीं मन्ना। क्यों मुन्ना, बोलो ना, समझ आया क्या। अब आते हैं कार्बन। कार्बन क्या नाम है इसकी, कार्बन हरी वाली है कार्बन। कार्बन इज कलुआ, इसको काला से लिखना चाहिए था यार, मैंने ब्लू से लिख डाला, कोई नहीं, ग्रीन है, ग्रीन से लिख डाला, कोई नहीं। आइए जरा, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा पढ़ लिया जाए कार्बन के बारे में। इसकी एटॉमिक नंबर तो आप जानते हैं 6 होता है, वो सब लिखवाऊंगा नहीं। एटॉमिक नंबर इधर बात कर लेता हूं। एटॉमिक नंबर ये कितना होता है, 6। एटॉमिक मास कितना होता है, 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी सेकेंड पीरियड में पाया जाता है, p में आया है यानी p ब्लॉक का है, और बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है यानी फोर्थ ग्रुप का है, ठीक है। सब क्लियर है ना। तो ये सब आप लिख सकते हैं, सेकेंड पीरियड फोर्थ ग्रुप p ब्लॉक, ठीक है। अब इसके 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, क्या, डायमंड, ग्रेफाइट एंड तीसरा बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरीन, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। डायमंड हो गया है ना, मैं वही देख रहा हूं ये क्या हो गया, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन, ये तो सही है यार, इधर स्पेलिंग गलती नहीं है ना। बकमिस्टर फ्लोरीन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड बकमिस्टर फ्लोरीन, ये इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। सर ये तो सही है, बोल दिए 3 एलोट्रॉप्स। ये एलोट्रॉप्स क्या होता है बता दो ना सर, बता दो ना, एलोट्रॉप्स क्या होता है।
एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है? those compounds or species, those compounds or species which having same chemical property but different physical property, different physical properties is called क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। इसको क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। ठीक है। वैसे कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, यानी केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए कि अल्कोहल से रिएक्शन ए वो करने जाएगा, मतलब ये भी करेगा, ये भी करेगा नहीं, ये तीनों करेगा, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि सबका मास अलग अलग है, सबकी बॉन्डिंग अलग अलग है, तो मास और बॉन्डिंग अलग होने के कारण क्या हो जाएगा? केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ये सब अलग अलग आता है। अब जैसे मान लीजिए आप लड़का हो, तो कोई दूसरा लड़का रहे तो आपसे ज्यादा वजन का होगा या आपसे कम वजन का होगा, तो दोनों को खड़ा करा दिया जाए और जला दिया जाए, नीचे से आग जला दिया जाए। हो सकता है आप जल्दी थोड़ा न जले, आपसे कम वजन वाला है तो जल्दी जल जाएगा, उसकी हड्डियां जल्दी राख होंगी नहीं, और आपका धीरे धीरे होगा। ऐसा सर मेरे को क्यों जला, अरे मेरे को ही मान लो ना यार, मेरे को जलाया गया और मेरे से कोई दुबला पतला खड़ा है, तो मैं धीरे धीरे जलूंगा ना, धीरे धीरे गलूंगा, पहले लिक्विड में आऊंगा, फिर वेपर बन के उड़ जाऊंगा। क्लियर? तो मेरे में टाइम लगेगा, जिसका मास मेरे से कम होगा वो थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन हम दोनों लड़के हैं तो रिएक्शन तो वही होगा ना, होगा कि नहीं? सेम केमिकल रिएक्शन होगा, यानी जो वर्क वो करेगा वही वर्क मैं करूंगा। अगर कोई लड़की है, दूसरी लड़की है, एक मोटी वाली एक पतली वाली, ठीक है, तो मोटी वाली थोड़ा जलाइए तो थोड़ा लेट जलेगी, उसको सोलेबल करने के लिए, उसको नहलाने के लिए पानी भी ज्यादा चाहिए। पतले वाले को अरे 2 लोटा गिराऊं पूरा बॉडी लग जाएगा, है ना? लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी उन लोगों का सेम होगा, केमिकल रिएक्शन दोनों सेम करेगी। तो समझ रहे हैं ना? यानी इसका भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि कार्बन ही तो है। तो कार्बन यानी जस्ट लाइक लड़का, तो कार्बन है वो अलग अलग लड़के हो सकते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, लेकिन सारे लड़कों का केमिकल प्रॉपर्टी एक ही होगा। वैसे ही कार्बन ही तो है तीनों, तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होगा। ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। क्लियर है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे बढ़ा जाए। राजा जानी हो तोहरे नाम नहीं राजा। आइए शुरू करते हैं। आ जाइयो राजा इधर और देखना कि आगे जो कंसेप्ट चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग क्या देखें कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वहां हमने रीजन निकाला। इसका इंपॉर्टेंट है पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, तो अपने पोजीशन के कारण पीरियोडिक टेबल में जो इसकी पोजीशन है उसके कारण वहां से 2 प्रॉपर्टी निकल के आई, टेट्रावेलेंसी, कैटेनेशन। कैटेनेशन कार्बन का दूसरे कार्बन से या किसी और एटम से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ते जाना, लंबा चेन बना देना, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कैटेनेशन। टेट्रावेलेंसी, कार्बन के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो 4 बॉन्ड बना ले, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेट्रावेलेंसी। क्या? टेट्रावेलेंसी। इससे आगे हमने देखा कार्बन, जिसके एलोट्रॉप्स के बारे में हमने जाना कि इसके एलोट्रॉप्स होते हैं ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर, फ्लोरीन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं?
जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब जरा हम बात कर ले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। सर एक बात बता दो ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहां से? तो आई होप मुझे जो ध्यान आ रहा है बुकों के माध्यम से कि 17वीं सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के मिड में एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था जी उनका? टोरबॉर्न बर्गमैन। उन्होंने कंसेप्ट दिया कि ये जो उन्होंने देखा कि कुछ चीजें जो है, कुछ कंपाउंड्स आ रहे हैं जो लिविंग चीजों से आ रहे हैं, जैसे एनिमल से, प्लांट से, वो अलग नेचर के हैं, अलग प्रॉपर्टी है उनकी। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो मिनरल से आ रहे हैं, तेल वगैरह से, मिनरल से आ रहे हैं। इन चीजों का प्रॉपर्टी अलग है। तो टोरबॉर्न बर्गमैन ने 17वीं सेंचुरी में 1700 समथिंग में, अब मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हो नहीं यार जो बता दूं, 1700 समथिंग में उन्होंने, मतलब मिड में, 17वीं सेंचुरी के मिड में ही उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो हिस्सों में बांटा गया। कंपाउंड्स इसे दो पार्ट में बांटा गया, ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड? देखा गया जितने भी लिविंग बीइंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, उन सभी कंपाउंड्स को इन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जो नॉन लिविंग से आता है, यानी जैसे कि मिनरल्स वगैरह से आता है, उसे इन्होंने कहा ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी कंपाउंड्स which obtained from living beings or organism is called organic chemistry, organic compounds, and we study this part is called organic chemistry। जिस पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? the compounds which obtained from minerals, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म is called non-living organism like minerals is called inorganic compounds, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक, यहां भी कर देता हूं, लाइक एनिमल and plants is called organic compounds। तो वे कंपाउंड्स जो एनिमल से प्राप्त होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चलिए उसमें आप कर लेंगे, क्या लिख दिए हैं जी, एनिमल एंड प्लांट्स, और तरीके प्लांट्स, ठीक है, सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए गाय गोबरी करती है, अब उस गोबर से देखिएगा एक गैस निकलता है, देखते हैं, दैट्स कॉल्ड मार्स गैस। वो मार्स गैस देखा गया, क्या है ये? अरे यार ये मीथेन है, उसी मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। जैसे वुड, लकड़ी, मैंने बताया था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन बहुत होता है,
तो ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुए उन सभी को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिया। जो मिनरल वगैरह से प्राप्त हुए उन्हें हम क्या कह दिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया। इसी आधार पर एक साइंटिस्ट आए, आगे चल के एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वाइटल। उन्होंने, वाइटल नहीं जी, क्या नाम था साइंटिस्ट का, नाम क्या था, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, क्या नाम था, वर्जिलियस, मेरे को ध्यान आया, वर्जिलियस, क्या नाम था, वर्जिलियस। तो उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम रख दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। आइए जरा इसको पढ़ लिया जाए, हेडिंग डालेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। तो देखिए अगला क्या है अपना, वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी गिवन बाई बर्जिलियस। इसको देने का काम बर्जिलियस ने किया था। गिवन बाई बर्जिलियस। बर्जिलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जैसे ही 17वीं शताब्दी में मिस्टर टोरबॉर्न बर्गमैन बांट के गए, टोरबॉर्न बर्गमैन बांट के चले गए। लिविंग बीइंग से जो प्राप्त हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन लिविंग से जो प्राप्त हुआ वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे इस तरह का क्लासिफिकेशन करके गए कंपाउंड्स का दो हिस्सों में आ गए मिस्टर बर्जिलियस। इन्होंने कहा, he said that the compound which obtained from living organism having a mysterious force which is responsible for the formation of organic compounds ठीक है, यानी इनके अनुसार लिविंग बीइंग्स, इनके अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम, क्या होता है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैविंग क्या होता है, मिस्टीरियस फोर्स। और इसे मिस्टीरियस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स, also called, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो आप जहां से चले वहीं पे पहुंचे घूम के। देखिए यानी लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है लिविंग बीइंग से, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उसके पास होता है एक मिस्टीरियस फोर्स, यानी जादुई फोर्स। उस जादुई फोर्स का नाम क्या होता है, वाइटल फोर्स। और वही वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इसे दूसरों शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं, वर्जिलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसके पास एक
मिस्टीरियस फोर्स होता है जिससे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, और इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में इसको कैसे कह सकते हैं, जरा इसको मिटा के बताता हूं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी फटाक से जल्दी जल्दी करो ना, ठीक है। यानी इनके दूसरा शब्दों में इनके कथन को हम कहें तो इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड cannot be prepared in laboratory। यानी सीधा शब्दों में कहें तो इनका यही मतलब था। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बीइंग से प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ किससे प्राप्त होगा, लिविंग बीइंग से, यानी सजीव प्राणियों से, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे, इन लोगों से। उसे लैब में तैयार नहीं किया जा सकता है। इनके अनुसार यही बात है कि वो सिर्फ लिविंग चीजों से प्राप्त होगा, सजीवों से प्राप्त होगा, नॉन लिविंग से नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, इनके अनुसार। तो इनका सेकंड कथन ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी या कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल वे, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इनके ही शिष्य आए ओहलर, क्या नाम था, ओहलर, उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन इन लेबोरेटरी इज यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी इज यूरिया, जिसे बनाने का काम मिस्टर ओहलर ने किया। ओहलर इन्होंने क्या किया, ले लिया अमोनियम साइनेट NH4CNO कॉल्ड अमोनियम साइनेट, और इसको लेके इन्होंने हिट किया, बन गया NH2CONH2। जैसे ये बना, इसका क्या नाम है मुन्ना, जल्दी बोलो ना, यूरिया। दिस इज यूरिया। तो इन्होंने कहा, बर्जिलियस ने, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। उन्हीं के स्टूडेंट थे जो आगे चल के लैब में एंट्री मारे और उन्होंने बनाया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। कौन थे, ओहलर। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन इन लेबोरेटरी इज यूरिया बाय किसके द्वारा, मिस्टर ओहलर। उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया, लैब में ले जाके हिट किया, उसको सिंथेसाइज किया, यूरिया बना दिया। तो अपना पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना उसका नाम था यूरिया। इसके बाद से तो बहुत सारा बना। इसके बाद से जैसे बर्थेलॉट ने किसको बनाया था, बर्थेलॉट किसको बनाए थे, बर्थेलॉट, जल्दी बताओ किसने बनाया, बर्थेलॉट ने क्या बनाया था, मीथेन गैस। क्या बनाया, CH4, जो अभी बोले थे ना गाय की गोबरी से आता है ये जो CH4 मीथेन। इससे आगे चल के बर्थेलॉट ने आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाया लेबोरेटरी में मीथेन। इसके बाद से कौन आए, कोलबे, उन्होंने क्या बनाया, एसिटिक एसिड। कोलबे ने एसिटिक एसिड बनाया, बर्थेलॉट ने मीथेन बनाया, और डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए और लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते गए। बहुत लार्ज स्केल में ऑर्गेनिक कंपाउंड बने लेबोरेटरी में। लेकिन जो पहला बना वो क्या बना, यूरिया। किसने बनाया, ओहलर ने। कब बनाया, जब बर्जिलियस ने कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही बर्जिलियस ने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, उन्हीं के शिष्य ने कहा गुरुजी साला बोलने का अपन शुरू करेगा अभी। और उसने शुरू किया बनाना, लेबोरेटरी में एंट्री मारी और यूरिया बना के निकला अमोनियम साइनेट से। इसके बाद से ढेर सारे आते गए। तो हो सकता है इनिशियली वीडियोस आपको थोड़ा सा ये सब, चूंकि मैं पूरा ये होता है ना मजे मजे, तो थोड़ा मैं डीप में भी जा रहा हूं, आपको डीपली बातों को बता रहा हूं। तो इनिशियली हो सके थोड़ा मजा कम आए, चीजें कम समझ आए, लेकिन 2-3 लेक्चर के बाद बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। तो जुड़े रहिए, हर लेक्चर को देखते जाइए क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि बहुत जरूरी है चीजों को समझना। और अगर आप एक प्रॉपर वे में जेई करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं कि मेडिकल बने, हमारे पट्टे लगे गले में, वो आला, किसी की दिल की आवाज को सुन सकें,
तो उसके लिए इस क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ते चलिए और थोड़ा डीप में जाना जरूरी है। तो चीजों को सीखते हुए चलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बस जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, ना लगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन आई होप आपको अच्छा लगेगा। बस जुड़े रहिए, अच्छे से सीरीज वाइज तरीके से पढ़ते चलिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में बहुत जबरदस्त तरीके से। थैंक यू।